आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो को बताया था कि मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। तो मैंने ये पाया कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक वीडियो की जरूरत है, इसलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो टोटली डिपेंडेंट होने वाली है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, और ये लॉ सबसे ईजी है और इसको समझना बहुत आसान है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे साथ। बहुत छोटी वीडियो होने वाली, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। सो स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको कहता क्या है। थ्योरेटिकल रद्दी के बारे में बात कर लेते हैं, जो थ्योरेटिकल हम लोगों को बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। इन एनी डायरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी इन द सेकंड बॉडी इज डायरेक्टली अपोज्ड बाय द सेकंड बॉडी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। थ्योरेटिकल रद्दी हो गई, पूरी तरह से हो गई, समझ में आ गया? नहीं आया? अब इसको एक्सप्लेन करते हूँ मैं। बहुत इजी लॉ है मेरे हिसाब से, सबसे इजी लॉ जो एक्सप्लेन करने के लिए है वो यही वाला है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आपको फर्स्ट लॉ के लिए थोड़ा सा आपको फोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। सेकंड लॉ जानने के लिए वो मोमेंटम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व मतलब मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। और लेकिन थर्ड लॉ पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि आपके डेली लाइफ में क्या होता है, और आपको डेली लाइफ से ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले एक फेनोमेना लिखते हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत आराम से हो सकता है। अभी आप जाइए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, उसको एक झापड़ दीजिए, वो आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन अ नैनो सेकेंड के स्पैम के अंदर आपको वही झापड़ उसी मैग्नीट्यूड के साथ आपको तुरंत वापस मिलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, और यही है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी उस बॉडी के ऊपर उतनी ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑब्वियसली एक बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो ये उसके ऊपर डायरेक्शन लगाएगी, तो जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। बस इतना ही कहना चाहती है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस इतना ही कहना चाहता है। ये जो फोर्स है पहली बॉडी का एक दूसरी बॉडी को जो फोर्स लगाती है, वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर भी लगाती है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलना, जो हम लोग चलते हैं, जो हम लोगों का फेनोमेना होता है, फेनोमेना ऑफ वॉकिंग, वो भी इसी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो अपने पैर से जो हमारी धरती माता है, जो हमारी अर्थ है, उसको पुश करते हैं पीछे की तरफ, और उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स जो अर्थ है वो हमारे ऊपर लगाती है और हमें आगे की तरफ पुश करती है। ये एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जाम्पल है जो आप हर 10 मिनट पर मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। कि जब हम चलते हैं तो हम अपनी अर्थ को जो होता है पीछे की तरफ पुश करते हैं, अर्थ उसी मैग्नीट्यूड से हम लोगों को आगे की तरफ पुश करती है, इसलिए हमारा चलना जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक फिनोमेना था। एक और फिनोमेना बहुत ज़्यादा बेसिक है जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एसोसिएटेड है, वो है रिकॉइल ऑफ ए गन। आपने फ्री फायर खेला होगा तो आपको पता होगा रिकॉइल क्या होता है। रियल लाइफ में भी जानते हो कि जब हम गन से बुलेट को शूट करते हैं तो गन भी थोड़ा पीछे जाती है, और इसलिए कारण जो बच्चे मतलब थोड़ा कम उम्र के वाले होते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आप भारी राइफलें मत चलाओ, क्योंकि जो पीछे आता है वो फोर्स उनके लेने के पास ताकत नहीं होती है, उनको चोट लग जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। जो पिस्टल्स होती हैं वो भी हल्का सा फोर्स लगाती हैं पीछे की तरफ। तो ये फोर्स जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए है ये, क्योंकि ये जो गन होती है बुलेट पे फोर्स लगाती है, तो उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स बुलेट भी गन पर लगाती है। अब एक ऐसा डाउट जो मुझे भी आया था जब मैंने इस लॉ को पहली बार पढ़ा था, और वो डाउट होप सो आपके मन में भी यही चीज़ आई होगी कि जब दोनों फोर्स सेम है, जब जो बुलेट गन पे फोर्स लगा रही है और जो गन बुलेट पे फोर्स लगा रही है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर बुलेट तो बहुत दूर जाती है, तो गन इतनी कम दूर क्यों जाती है? इसका आंसर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में छुपा हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप लोगों ने पढ़ा है। मतलब फोर्स जो होती है मास पे भी डिपेंडेंट होती है, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंडेंट होती है। तो जो मास है बुलेट का मुश्किल से 26-27 ग्राम, और जो गन का या फिर राइफल का मास है वो होता है 3 से 4 किलो। तो सोचिए किसका मास कितना ज़्यादा है। तो जब गन जो होती है वो बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है तो बुलेट बहुत दूर जाती है, क्योंकि उसका मास जो है वो गन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। और जो बुलेट गन पे फोर्स लगाती है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन मास पे भी डिपेंडेंट करता है ना फोर्स। तो जो मास होता है वो गन का बहुत ज़्यादा होता है बुलेट के कंपैरिजन में, इसलिए बुलेट तो बहुत दूर जाती है, लेकिन गन थोड़ी ही दूर पर आती है बुलेट के द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड के कारण। तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। दैट्स व्हाई द रिकॉइल ऑफ ए गन, in the recoil of a gun, the gun comes little backwards but the bullet goes far away। मैंने इंग्लिश में ज्ञान झाड़ दिया, कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी में भी समझ ही गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा था।
तो ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ से ही लिए गए हैं और थर्ड लॉ ही उन सबको एक्सप्लेन करता है। दो मैंने आपको बता दिए। अब जब आप कैच पकड़ते हो, जब मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को एग्जांपल दिया था, कैच पकड़ते हो तो टाइम को बढ़ाते हो, उसके कारण जो इम्पैक्ट होता है फोर्स का कम हो जाता है। लेकिन इम्पैक्ट तो कम होता है लेकिन फिर भी कुछ तो इम्पैक्ट होता है ना। जब बॉल आपको लगती है तो आपको चोट क्यों लगती है? क्योंकि जो आपका हैंड जो है वो जो फोर्स लगा रहा है बॉल पे, उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बॉल भी आपके हैंड पे लगा रही है। इसी कारण आपके हैंड को जो है वो इफेक्ट होता है बॉल के लगने पे। आप जब दीवार को पंच करते हो तो भले ही दीवार ना हिल तो आपको लगा तो आपको दर्द क्यों होता है? क्योंकि जितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स आप दीवार पे लगा रहे हो उतनी ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दीवार भी आप पर लगा रही है। इस कारण जो आपको हाथ है उसको दर्द होता है जब वो आप दीवार को हिट करते हो। तो ये मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपको ईजिली एक्सप्लेन कर दिया और सबसे ईजी लॉ से ज़्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा भी एक दो डाउट्स जो मैंने क्लियर कर दिए तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और इसी को एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर में एक बात ध्यान रखने वाली है, जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे जो बुक रखी हुई है टेबल पे, जो हम लोग जब उस बुक पे फोर्स लगाते हैं तो उस बुक भी हम पे फोर्स लगाती है, तो मतलब उसी मैग्नीट्यूड का। लेकिन जो नीचे जो मेज रखी हुई है, मतलब जो नीचे जो टेबल डेस्क जो भी कह देते हैं, वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है वो एक अलग फोर्स है। तो बुक और जो टेबल होगी वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये होता है। और मैंने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय द लाइफ बडी, बिकॉज you get it only once.